नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए बिल्स के बारे में। और ये लेक्चर दो पार्ट में रहेगा। एक पार्ट में हम लोग ऑर्डिनरी बिल को समझेंगे, उसके बाद में हम लोग मनी बिल को समझेंगे। तो इन जनरल अगर बात की जाए तो दो टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं, लेकिन इनको फर्दर अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दो अलग कैटेगरीज आती हैं। तो देखिए, कैटेगराइजेशन ऑफ बिल्स की बात करें तो दो टाइप्स आते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड गवर्नमेंट बिल्स। फिर उसके बाद आते हैं ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल्स। देखिए, प्राइवेट मेंबर्स बिल कौन सा है? जो कोई भी बिल अगर किसी भी नॉन मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाए, तो अगर कोई भी नॉन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो मिनिस्टर नहीं है, कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है, और वो अगर इंट्रोड्यूस करे तो वो एक प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई नॉन मिनिस्टेरियल एमपी इसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एक प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा। वहीं गवर्नमेंट बिल्स कौन होंगे? गवर्नमेंट बिल्स वो सारे बिल्स होंगे जिनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मिनिस्टर द्वारा। दीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर्स, है ना। इनको कौन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? मिनिस्टर साहब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। देखिए, एक चीज और समझिए, यहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि जिसकी सरकार है, मैं कह रहा हूं मिनिस्टर, है ना। मान लीजिए अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर हैं, लेट अस से, जो कि फॉर एग्जांपल हैं तो एमपी, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है ना। अभी वो एमपी हैं लेकिन मिनिस्टर नहीं है। अगर वो कोई बिल इंट्रोड्यूस करें तो वो भी प्राइवेट मेंबर बिल की ही कैटेगरी में आएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो कि मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे वही गवर्नमेंट बिल्स कहलाएगा। ठीक है, अच्छा। अब जैसे बिल, सबसे पहली बात की, बिल है क्या? एक तो हम कहीं खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, और फिर वहां पे जो बिल आता है वो बिल नहीं, ये उससे अलग है। ये है सेट ऑफ प्रपोजल्स। है क्या ये? सेट ऑफ प्रपोजल्स। कुछ प्रपोजल्स है, उनका सेट है, और जिसको डिस्कस करके बाद में हम लोग लॉ बना देते हैं, एक्ट बना देते हैं। ठीक है, सो इट इज ए सेट ऑफ प्रपोजल्स जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करके पार्लियामेंट में, जिसपे पार्लियामेंट्री डिस्कशन होता है, और जो कि और ये सेट ऑफ प्रपोजल्स अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू जाता है, यानी कि ये सेट ऑफ प्रपोजल्स है ना, और इसको क्या करें हम लोग? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से भेजें। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अगर इसके थ्रू भेजते हैं तो यहां से निकल के ये क्या बन जाता है? एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, यानी कि ये कानून के रूप ले लेता है एक तरीके से। सो दिस इज योर सेट ऑफ प्रपोजल्स विच इज ए बिल। अब इन बिल्स में एक ऑर्डिनरी बिल होता है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, एक मनी बिल होता है, और एक फाइनेंशियल बिल होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं कि संविधान में अगर संशोधन करना है उसके लिए जो बिल्स होंगे वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं। और इनका प्रोसीजर क्या है कि इनके लिए जॉइंट सेशन नहीं होगा, अगर डेडलॉक है तो ये फिर डेड हो जाते हैं। तो यही चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल। तो बेसिकली मनी बिल का ही दूसरा प्रारूप फाइनेंशियल बिल्स है। इसको हम लोग बाद में, यानी कल वाले लेक्चर में, दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जरा शुरू करते हैं सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल के माध्यम से। तो सबसे पहले ये देखना होगा हमें कि ऑर्डिनरी बिल होता क्या है। ऑर्डिनरी बिल वो है जो ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और ना ही जो मनी बिल है। ठीक है, यानी कि ऐसा बिल, ऐसे सेट ऑफ प्रपोजल्स जो कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की बात करते हैं और ना ही मनी रिलेटेड है, तो ऐसे ही बिल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी बिल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए लैंड एक्विजिशन बिल हुआ, तो लैंड एक्विजिशन बिल हुआ, वो एक ऑर्डिनरी बिल के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात नहीं करते, और दूसरा जो कि मनी बिल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मनी बिल हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टेज वन, ये तीन स्टेजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें ये दूसरा स्टेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वीवीआईएमपी हम बोल सकते हैं इसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, और ये महज एक फॉर्मेलिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है।
सेकेंड स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट स्टेज को फर्स्ट रीडिंग भी कहते हैं। इसमें क्या है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। देखिए, बिल को जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो होगा ये कि लोकसभा में हो रहा है तो स्पीकर या फिर राज्यसभा में होता है चेयरपर्सन, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर जनरली नॉर्मली प्रिसाइडिंग ऑफिसर परमिशन दे देते हैं, लेकिन अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने परमिशन नहीं दी तो उस केस में क्या होगी, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर या चेयरपर्सन, वो वोटिंग करवाएंगे। और अगर वोटिंग में सिंपल मेजॉरिटी से ये पास कर दिया जाता है कि ठीक है आप टेबल कीजिए बिल को, तो बिल को फिर टेबल करना शुरू कर दिया जाता है। यानी कि स्टेप समझिए, पहले बिल को इंट्रोड्यूस करना है। बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाएगा, पहले परमिशन ली जाएगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने परमिशन दे दी तब तो ठीक है, बिल को आप आराम से इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर नहीं दी तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर वोटिंग होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की द्वारा, और उसमें अगर सिंपल मेजॉरिटी से यस हो जाता है तो फिर वो बिल इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, अदरवाइज फिर नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में होता क्या है कि जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो अपनी एक स्पीच देते हैं, और उस स्पीच में वो बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स इस बिल के द्वारा अचीव करना चाहते हैं, कौन सी एस्पिरेशंस को फुलफिल करना चाहते हैं, है ना, एंड रीजंस क्या है, इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के रीजंस क्या है, उन सब के बारे में बताते हैं। ठीक है। और एक बार जब स्पीच ओवर हो जाती है फिर क्या किया जाता है, इसको इंडियन गैजेट में पब्लिश कर दिया जाएगा, इसको पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, इन द गैजेट इसे पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक, अब गैजेट में पब्लिश कर दिया गया, यहां पे आपका फर्स्ट रीडिंग ओवर हो जाती है। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या है, बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर नहीं देते हैं तो वोटिंग होगी, जनरली दे देते हैं, वोटिंग में सिंपल मेजॉरिटी से यस आ गया तो पास हो जाएगा, अदरवाइज उसको रोक दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग में बिल को एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके कारण, और उसको इंट्रोड्यूस करके क्या बेनिफिट्स होंगे उसके बारे में। फिर उसके बाद उसे इंडियन गैजेट में पब्लिश करने के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब जो ऑफिशियल माउथ पीस है इंडियन पार्लियामेंट का, हम कह सकते हैं सेकेंड रीडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या होता है, डिटेल्ड एनालिसिस होगा बिल का, डिटेल्ड स्क्रूटनी होगी बिल की, स्क्रूटनी ऑफ द बिल। ठीक, इसकी डिटेल स्क्रूटनी होगी और ये फाइनल स्टेज को एक्वायर कर लेगा। इसमें क्या होगा, रिटन कॉपीज भेजी जाती हैं, है ना, रिटन कॉपीज सारे के सारे एमएलए को भेज दी जाती है। ठीक, अब जितने भी एमएलए बोल गया मैं, एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भेज दी जाती है, और जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास में अब कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। क्या ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन तो ये रहता है कि उस बिल को इमीडिएटली टेकअप करें, टेक अप दिस बिल इमीडिएटली, या फिर कोई फाइनल डेट डिसाइड कर लें, है ना, जिसपे ये डिस्कशन होगा, और सम फाइनल डेट वो दे दे। दूसरा है कि इसको सेलेक्ट कमिटी को रेफर कर दिया जाए, इस बिल को क्या किया जाए, सेलेक्ट कमिटी को रेफर कर दिया जाए, या फिर इसको जॉइंट कमिटी को रेफर कर दिया जाए। ठीक है, बताऊंगा अभी दोनों में अंतर क्या है। या फिर चौथा ऑप्शन भी है कि पब्लिक ओपिनियन के लिए इसको छोड़ दिया जाए, यानी कि पब्लिक ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है कि लोगों से भी जरा पूछ ले कि उनका मत क्या है इसके बारे में। अब ये जान लीजिए सेलेक्ट कमिटी क्या है। देखिए, जिस भी हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी फर्स्ट स्टेज जिस भी हाउस में हुई है, मान लीजिए राज्यसभा में हुआ तो राज्यसभा के मेंबर्स की जो कमिटी बनेगी वही सेलेक्ट कमिटी होगी। अगर लोकसभा में हुआ है तो फिर लोकसभा के मेंबर्स की कमिटी। ठीक है, तो जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी कमिटी। इसमें जॉइंट का मतलब है दोनों, जॉइंट दो को जोड़ के, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर्स को मिला के जो कमिटी बनती है वो जॉइंट कमिटी। पब्लिक ओपिनियन के लिए भी भेज दिया जाता है, और उसके बाद जो भी अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको कर दिया जाएगा। ठीक है, उनको फुलफिल कर दिया जाएगा।
जो भी रिक्वायरमेंट्स है अमेंडमेंट्स की उनको फुलफिल कर दिया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज क्यों है, क्योंकि यहां पे उस बिल ने अपनी फाइनल शेप ले ली है। अब यहां पे है थर्ड रीडिंग, तो ये एक मेयर फॉर्मेलिटी है और यहां पे फाइनल स्टेज है ये। यहां पे क्या होगा, वोटिंग होगी, ठीक है, वोटिंग टेक्स प्लेस। अब वोटिंग होगी तो वोटिंग में या तो बिल एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक्सेप्ट हुआ है तो फिर दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेप्ट हुआ है तो अदर हाउस में भेज दिया जाएगा, राइट। ये स्टोरी है। तो पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल के 3 स्टेजेस। पहला है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में बिल को इंट्रोड्यूस करके उसके रीजन, एस्पिरेशंस और ऑब्जेक्टिव्स को समझाना। दूसरे में उसके ऊपर डिस्कशन होना, उसको या तो इमीडिएटली डिस्कशन के लिए लेना या फिर सेलेक्ट कमेटी को भेज के, ज्वाइंट कमेटी को भेज के या पब्लिक ओपिनियन के द्वारा जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट उसी में किया जाता है। तो डिटेल स्क्रूटिनी है। थर्ड में उसके ऊपर वोटिंग होगी और वोटिंग जो है थर्ड रीडिंग में, उसके बाद डिसाइड होगा कि अगर वो रिजेक्ट हो गया तब तो ठीक है, खत्म, लेकिन अगर सेलेक्ट हो गया तो उसे फिर दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। अब ऑप्शंस अवेलेबल विद अदर हाउस। अब ये अदर हाउस क्या है, जैसे मान लीजिए कि बिल को जो इंट्रोड्यूस किया गया वो इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, तो फिर अदर हाउस कौन सा हो गया, अदर हाउस हो गया आपका लोकसभा। अगर इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया तो अदर हाउस हो गया राज्यसभा, है ना। तो ये कॉमन ऑप्शंस हैं, यानी राज्यसभा से अगर लोकसभा में आया है तो उनके पास भी ऑप्शंस है, अगर राज्यसभा से लोकसभा से राज्यसभा में गया है तो भी ये ऑप्शंस उनके पास में, ठीक है। अब क्या ऑप्शंस है, या तो ये बिल को पास कर सकते हैं, ठीक है, बिल को पास कर देंगे तो ये बिल फिर कहां पहुंचा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के असेंट के लिए इसे पहुंचा दिया जाएगा कि प्रेसिडेंट के साइन के लिए ड्यू है, और प्रेसिडेंट के पास में फिर सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और आपका वीटो पावर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से वो पॉकेट वीटो, सॉरी, तो ये 3 वीटो पावर्स है, तो जिसकी वजह से प्रेसिडेंट या तो साइन कर सकते हैं या साइन नहीं कर सकते, या वापस उसे भेज सकते हैं या फिर उसे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इट ऑल लाइज टू प्रेसिडेंट, बट हाउसेस के टर्म्स में बात करें तो पहला ऑप्शन ये है कि या तो ये बिल पास कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर देंगे। अगर रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्शन से क्या हो गया, यहां पे एक डेडलॉक की स्थिति आ गई, क्योंकि पिछले हाउस ने पास कर दिया लेकिन इस हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, डेडलॉक आ गया, ठीक है, डेडलॉक आ गया। या फिर ये कुछ सुझाव उसमें करेंगे, अमेंडमेंट्स किए, अमेंडमेंट्स करने के बाद में फिर से इसे भेज दिया जाएगा रीसेंट टू इंट्रोड्यूसिंग हाउस। अगर उस इंट्रोड्यूसिंग हाउस का मतलब है कि जिसने इंट्रोड्यूस किया था, या तो लोकसभा या राज्यसभा, जहां पे भी बिल टेबल हुआ था पहली बार, तो उसे वापस से रीसेंट कर दिया गया। अब जब उस हाउस में उसे भेजा गया, या तो वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि या तो वो बिल को पास कर देंगे या फिर वो उसे इन अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर देंगे। अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर से डेडलॉक की स्थिति आ गई, ठीक है, अब हो ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं, मान लीजिए लोकसभा से आया था और राज्यसभा के पास आया, राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए, अब लोकसभा वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमें अमेंडमेंट चाहिए नहीं, राज्यसभा वाले कह रहे हैं कि अमेंडमेंट नहीं करोगे तो बिल पास नहीं करेंगे हम, तो डेडलॉक की स्थिति आ गई भाई। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जो अदर हाउस है वो बिल पे एक्ट ही ना करे 6 महीने तक, तो भी डेडलॉक की स्थिति आ जाएगी, ठीक है, यानी वो कुछ बोल ही नहीं रहे, डेडलॉक की स्थिति आ गई। अब जब भी डेडलॉक की स्थिति आती है तो हमेशा फिर प्रोविजन है किसका, जॉइंट सेशन का। और यही अंतर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और इसमें, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में जॉइंट सेशन नहीं होगा, जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस नहीं होगी, डेड मतलब डेड, लेकिन यहां पे रिजॉल्व करने के लिए, डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए एक जॉइंट सेशन है, ठीक है। इस जॉइंट सेशन में, जैसा कि इसका नाम है, दोनों हाउसेस के एमपीज ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा दोनों प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, एंड वोटिंग होगी, ठीक है, वोटिंग होगी। अगर वोटिंग सिंपल मेजॉरिटी से आ जाती है, ठीक है, तो फिर आपका बिल प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो फिर वो बिल डेड हो गया,
वो खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे लोकसभा के जो नंबर्स हैं वो है 543 एमपीज, राइट, एंड राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो है 245 एमपीज। तो ऑब्वियसली जो न्यूमेरिकल एडवांटेज है वो किसका है? न्यूमेरिकल एडवांटेज ऑफ लोकसभा ओवर राज्यसभा। तो इसीलिए डोमिनेंस थोड़ा सा लोकसभा का हो जाता है जॉइंट सेशंस के अंदर, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसको प्रिसाइड कौन करेगा? तो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो प्रिसाइड करते हैं। अगर वो एब्सेंट हैं तो फिर डेप्यूटी स्पीकर, अगर वो भी एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरपर्सन। कहने का मतलब है इन अंडर नो सर्कमस्टेंसेस president will preside, vice president will preside। वाइस प्रेसिडेंट कभी भी प्रिसाइड नहीं करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट इसका प्रेसिडेंटशिप नहीं रखेंगे। अगर मान लीजिए डेप्यूटी चेयरपर्सन भी एब्सेंट है तो फिर एनीवन चोजन बाय द एमपीज इन जॉइंट सेशन। ठीक है, जॉइंट सेशन चल रहा है, जितने भी एमपीज हैं वो जिसको चूज करेंगे उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, नो न्यू अमेंडमेंट्स, कोई भी नए अमेंडमेंट्स की चर्चा नहीं होगी। ठीक है, विल बी डिस्कस्ड। ऐसा नहीं है कि नए अमेंडमेंट्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे, नहीं। ठीक है, ओके। लेकिन जिन अमेंडमेंट्स की वजह से डिले हुआ था, ठीक है, अमेंडमेंट्स दैट कॉज्ड डिले विल बी डिस्कस्ड। यानी कि वो अमेंडमेंट्स जिनकी वजह से डिले हुआ था उनको आप टेकअप कर सकते हैं, लेकिन नए अमेंडमेंट्स आप यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये जॉइंट सेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, राइट। इसको हमेशा 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 ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस अच्छे खासे बन सकते हैं, चाहे आपका कोई भी स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। तो प्लीज इसको जरा ढंग से कर लेना। आज के लिए इतना ही पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग मनी बिल्स को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू, जय भारत, वंदे मातरम।